Jai Hind and a very warm welcome to Civil Staff Himachal. In today's session, we are going to discuss a current affairs issue from the mains perspective, Indian economy module से जो related है. So you must have heard that recently the new National Logistics Policy 2022 has been launched by the Government of India. तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या इस पॉलिसी का टारगेट है, क्या ये एम कर रही है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है एंड कुछ चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद fulfilling the targets. So let's begin. But before that, एक बार आपका जो वीकली शेड्यूल रहता है आपको स्क्रीन पे मेरे पीछे दिख रहा होगा, है ना. डेली 10 MCQ रिवीजन सीरीज सुबह 10:15 बजे जो लाइव चलती है, देन मेंस करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स, जो आपको सारे हम कवर करवाते हैं टू केटर टू ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. इशू इन न्यूज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर unveiled the National Logistics Policy NLP 2022 एंड ये काफी सिग्निफिकेंट है. जानेंगे क्यों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक. इसके साथ देखो कि बिफोर वी गो इनटू द फाइन डिटेल्स, कुछ ब्रॉड टारगेट्स क्या हैं पॉलिसी के. पहला है लॉजिस्टिकल इश्यूज को मिनिमाइज करना. लॉजिस्टिकल जो वर्ड है वो लॉजिस्टिक्स से आ रहा है. लॉजिस्टिक्स का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर रहा हूं, मैं एक फैक्ट्री रन कर रहा हूं, तो मुझे उसमें सामान प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा कहीं से. उसको प्रोक्योर करके मैं उस गुड्स को या फिर जो भी मैं सामान बना रहा हूं उसको मैन्युफैक्चर करके फिर आगे मार्केट में बेचने के लिए भेजूंगा. या फिर मान लो कि किसी बाहर के कंट्री में अगर मुझे भेजना है तो मैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भेजूंगा. तो जो ये पूरी चेन है, पूरी सप्लाई चेन, फिर उसके बाद पूरी आगे एक्सपोर्ट करने के लिए जो पूरी चेन है, उस चीज को हम डिनोट करते हैं विद द वर्ड लॉजिस्टिक्स. उससे क्या निकल के आया, लॉजिस्टिकल इश्यूज, कि उसमें अगर कोई दिक्कतें हैं, उसमें अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हमें क्या करने हैं, मिनिमाइज. दैट इज द फर्स्ट यू कैन से टारगेट. दूसरा, एक्सपोर्ट्स को ग्रो करवाना, काफी गुना ग्रो करवाना, नॉट जस्ट ग्रो करवाना बट एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना मैनीफोल्ड. अब एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना, बिल्कुल अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, फॉरेक्स रिजर्व्स को भी इंक्रीज करना है और ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ड करने हैं, तो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसमें. एंड एक्सपोर्ट्स को ग्रो करवाने के लिए लॉजिस्टिकल इश्यूज को सॉल्व करना, मिनिमाइज करना बिल्कुल जरूरी है. थर्ड चीज क्या है, स्मॉल. तीसरा टारगेट जो है दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड जो लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं उनको बेनिफिट पहुंचाना सिग्निफिकेंटली. यहां पे सरकार की इसके पीछे सोच ये है बेसिकली, यहां जो इस पॉलिसी में हम थर्ड टारगेट की बात कर रहे हैं कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज में लोग एम्प्लॉयड हैं वो लोग भी जो हैं अपने प्रोडक्शन को अगर मान लो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोड्यूस को, सो दे आल्सो गेट द लॉजिस्टिकल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. दे आल्सो डू नॉट फेस लॉजिस्टिकल इश्यूज. तो उनका क्या होगा कि बेनिफिट होगा एंड द पॉलिसी विल आल्सो ट्राई टू गिव बेनिफिट टू जो छोटे उत्पाद कर रहे हैं या छोटे उत्पादन जो है ऐसे लोग जो कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस. लेट्स गेट इनटू डिटेल्स. तो जो ये लॉन्च किया गया है पॉलिसी का, इसमें कुछ टारगेट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली भी डिफाइन किए हैं. क्या है वो टारगेट्स? पहली बात तो ये देखो कि कब अनाउंस हुई थी, 2 साल लग गए इसको तकरीबन. 2020 के जो यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था, है ना, जो आपका केंद्र का बजट रहता है, यूनियन बजट 2020 में इसको अनाउंस किया था. 2 साल सरकार को लग गए सारा इसको फाइन ट्यून करते हुए, ड्राफ्ट करते हुए, लॉन्च करने में. अब ये जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है जो कि हम अभी देख रहे हैं कि 14 to 18% ऑफ जीडीपी है ऑलमोस्ट, इसको रिड्यूस करके हम लेके जाएंगे 8% तक बाय द ईयर 2030. ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसके साथ भी इन लाइन होगा. मतलब जो बाकी कंट्रीज में जो कॉस्ट आती है लॉजिस्टिक्स की वो कम है, हमारे यहाँ काफी ज्यादा है. तो इससे क्या होता है कि बिजनेसेस जो है वो डेटर होते हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो डेटर होते हैं और आपके प्रोडक्शन, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बूस्ट मिलने में दिक्कत आती है. तो इसलिए ये पहला स्पेसिफिक टारगेट है. दूसरा टारगेट देखो कि इंप्रूव करना, हमारा जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग है उसको इंप्रूव करना. एंड 2030 तक हम टारगेट कर रहे हैं कि टॉप 25 कंट्रीज में जो है इंडिया आ जाएगा, राइट. आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि अभी हमारा प्रेजेंट रैंक क्या है एलपीआई में, राइट. जानबूझ के मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं अभी. अगला टारगेट देखो जो है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इनेबल करना, ताकि वो एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को सपोर्ट कर पाए. अब यहां पे ये डीएसएस क्या है, इसको ब्रेक करके देखते हैं कि हमारे पास अगर मान लो प्रॉपर डेटा है, हमारे पास क्या है, फैक्ट्स हैं, और उन फैक्ट्स की एनालिसिस के बेसिस पे हम डिसीजन जो हैं वो ले रहे हैं. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो किससे रन हो रहा है,
वो डेटा ड्रिवन है या डेटा इनेबल्ड है, डेटा के बेसिस पे ही उस चीज को मैनेज और सपोर्ट उसको जो है डिसाइड किया जा रहा है किस चीज को, लॉजिस्टिक्स आपका सारा सप्लाई चेन कैसे वर्क करेगा, कहां पे क्या चीज जो है वो इंप्रूव करने की जरूरत है. So all that, if it is data driven, then certainly it becomes a lot more easier for us to, improve the existing things. So that is also what the policy has as one of its targets. Now coming to the thing that what are the 4 critical features? Policy ने कुछ features define किए हैं as critical features. उसमें से हम चारों के बारे में एक एक करके बात करेंगे. पहला क्या है? IDS, that is integration of digital system. Second is ULIP, that is Unified Logistics Interface Platform. तीसरा है ELOG, Ease of Logistics, and last is SIG, System Improvement Group. तो एक इन्फोग्राफिक के हेल्प से देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं. पहली चीज जो है that is IDS, Integration of Digital System. इसके नाम से बता रहे हैं कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जितने भी मिनिस्ट्रियल या मिनिस्ट्रीज में डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो भी डेटा है उसको इंटीग्रेट किया जाए ताकि कार्गो मूवमेंट को स्मूथ करने में हेल्प हो. कि जितने भी मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे सप्लाई चेन के साथ जो जुड़े हुए हैं डिसीजन मेकिंग रोल्स में भी, उनका डेटा जो है वो सीमलेसली इंटीग्रेटेड हो ताकि हम एक जगह पे देख सकें वॉट एवर इज गोइंग ऑन, वॉट एवर इज हैपनिंग. सो दैट इज द फर्स्ट क्रिटिकल फीचर. दूसरा जो क्रिटिकल फीचर है दैट इज यूलिप, दैट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म. ये क्या करेगा कि जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो रेलवेज हो, रोडवेज हो या वाटरवेज हो, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है वो इस चीज को डिस्प्ले करके बता देगा और कार्गो मूवमेंट जो है उसमें फैसिलिटेशन होगी. मतलब कि अगर मुझे कोई भी सामान, अपना कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो मैं देख सकता हूं कि मेरे पास क्या क्या चीजें जो है वो अवेलेबल हैं, उसकी क्या क्या कॉस्ट है, एंड इजीली मैं अपने कार्गो को, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं. So that is the second critical feature. Third is ELOG, that is Ease of Logistics. अब ये जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि हम यहां पे रूल्स को सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं फॉर द लॉजिस्टिक्स बिजनेस. अब कुछ लोग जो हैं वो लॉजिस्टिक्स बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, मतलब कहने का कि दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज टू द बिजनेसेस. तो उनके लिए रूल्स जो हैं वो इजी हो, सिंप्लीफाइड हो, ऐसा ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, ताकि वो हम फैसिलिटेट कर पाए वहां पे उनकी ग्रोथ. सो दैट इज द थर्ड क्रिटिकल फीचर ऑफ द पॉलिसी. फोर्थ इज SIG, दैट इज सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप. अब यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है कि सरकार जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज से जो भी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही है कि यू विल बी मॉनिटरिंग द इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम, कि जो भी बॉटलनेक्स हैं या लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स में जो भी दिक्कतें थी उनको क्या हम रिमूव करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं और क्या वो चीजें टाइम बाउंड मैनर में हो रही हैं. टाइम बाउंड मैनर का मतलब कि भाई ये ना हो कि आप एक डेडलाइन को ब्रीच करके अगली डेडलाइन, फिर ब्रीच करके अगली डेडलाइन, और वो पेरेनियली काम चलता ही जा रहा है. दैट कैन नॉट बी अलाउड टू हैपन. तो हमारे लिए जरूरी है कि हम एक डेडलाइन फिक्स करके और उसी डेडलाइन पे काम को कंप्लीट करें, उस इंप्रूवमेंट को अचीव करें. सो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हु विल बी मॉनिटरिंग दीज प्रोजेक्ट्स रेगुलरली टू रिमूव द बॉटलनेक्स इन अ टाइम बाउंड मैनर. एक दो चीजें और हैं यहाँ पे. फोकस ऑन स्किल एंड हैंडबुक. स्किल्स के ऊपर सरकार जो है तवज्जो दे रही है, कि कहने का मतलब ये है कि आपकी वर्कफोर्स जो है उसकी रीस्किलिंग, अपस्किलिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड है, राइट. एंड उसके साथ साथ इट ऑल्सो एम्स टू स्टैंडर्डाइज वेयर हाउस ऑफ फिजिकल एसेट्स, कि जिस तरीके से वेयर हाउसिंग होती है, जो भी वेयर हाउसेज होते हैं जहां पे आप स्टोर करते हो, उनको भी स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है ताकि जो है सामान खराब ना हो. जब भी लॉजिस्टिक्स की बात होती है तो एक उसमें चैलेंज जो बहुत बड़ा आता है वो आता है कि अगर प्रॉपर स्टोरिंग फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर वेयर हाउसिंग नहीं है, तो देन वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो सामान है वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है. बहुत सारी चीजें पेरिशेबल होती हैं. अगर मान लो खाने पीने के सामान की बात कर रहे हो तो वो फूड आइटम्स क्या है, दे आर पेरिशेबल. दे नीड सर्टेन काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन द वेयर हाउसेस जहां पे उनको स्टोर किया जा रहा है ले जाते हुए. तो वो सरकार यहाँ पे ई हैंडबुक उसके लिए बात कर रही है इशू करने की. सो दैट इज द अनदर एरिया. नाउ मूविंग टू द सिग्निफिकेंस. अब देखो 2020 में बिल्कुल यूनियन बजट में इसको अनाउंस किया गया था, 2 साल लग गए लॉन्च करते करते, और ये पहली होलिस्टिक फ्रेमवर्क है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए हमारे देश के, विच इज $150 बिलियन स्ट्रॉन्ग सेक्टर.
तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इसको हम बिल्कुल, हमें जरूरी है कि हम इसको टैप करें एंड इसमें हम जो भी पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करें, एंड ऑल्सो वी रियलाइज दैट इट कैन even create further addition to the GDP. It can also increase your employment in the economy. It can generate jobs, है ना, वही employment वाला factor, and it can also lead to the economic growth of the country. तो ये significance जो है इसकी दिख रही है कि अगर इसको सही से implement किया जाए then we can do such things. It will also boost manufacturing. Manufacturing क्यों boost करेगा? अगर जो है मुझे दिख रहा है कि जो भी मैं सामान बना रहा हूँ उसको मैं बाहर एक्सपोर्ट कर सकता हूं, भेज सकता हूं, कहीं पे भी बेच सकता हूं बहुत इजीली, मुझे कोई भी हर्डल नहीं आएगा, तो मुझे बूस्ट मिलेगा कि मेरे पास भी एक मोटिवेशन होगा मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने का, एंड इट ऑल्सो विल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? देन इट विल फर्दर हेल्प इन इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भाई इसके ऊपर बहुत सरकार जो है स्टार्टिंग से ही तवज्जो दे रही है, जब से NDA 1 आई है EODB पे, कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपके कंपनीज हैं, उनको बिजनेस करने में दिक्कत ना आए, इजीली वो बिजनेस कर पाए, एक उनको हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। सो दैट इज व्हाट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होते हैं तो सर्टेनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंक्रीज होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट ईज ऑफ लिविंग विल ऑल्सो इंक्रीज, कि मैं सामान इजीली मंगवा भी सकता हूं, रॉ मटेरियल अक्वायर कर सकता हूं, उससे मैन्युफैक्चरिंग करके फिर अपना सामान आगे आराम से बेच भी सकता हूं। इसके साथ देखो और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग स्कीम्स पॉलिसीज हैं, जैसे कि आपका गति शक्ति प्रोग्राम है, सागरमाला, भारतमाला है, DFCs हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, इन सभी के साथ जो है इन सिंक है या फिर कह लो इन कंजंक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये सारी पॉलिसीज जो हैं NLP इनके क्रॉस पर्पसेस पे, इनके अगेंस्ट काम नहीं करता, इनके साथ एक लाइन में काम कर रहा है, राइट? कि एक डायरेक्शन में काम कर रहा है NLP और ये सारी पॉलिसी, सागरमाला हो, चाहे भारतमाला हो, चाहे गति शक्ति हो, चाहे आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो, तो ये सारा एक साथ मिलके क्या करेंगे? दे कैन गिव बूस्ट टू आवर एक्सपोर्ट्स, दे कैन गिव बूस्ट टू आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिसी। ऑल्सो कुछ क्या हमें चैलेंजेस भी हैं? तो बिल्कुल चैलेंजेस हैं। रेलवेज में बहुत सारी चीजें हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। आपके पास स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं, टाइम टेबल बेस्ड गुड्स ट्रेन ऑपरेट नहीं करती हैं, डिलेज होते हैं सामान को पहुंचाने में अपने गंतव्य तक, अपनी डेस्टिनेशन तक। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड टू बी इंप्रूव्ड इन द रेलवेज। वाटरवेज की अगर बात करें तो वाटरवेज में हमने जो है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी बिल्ड किया है, ऑल्दो और बिल्ड करने की जरूरत भी है, बट स्टिल इसमें हमने इंप्रूवमेंट किया है। तो ये उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना हमारे लिए रेल और रोड ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। देन स्टेट्स की अगर बात करें तो भाई कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, 13 टू बी एग्जैक्टली इन नंबर, जिनकी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं हुई है, या कह लो ड्राफ्टिंग स्टेज में है और अभी तक फाइनलाइज करके लॉन्च नहीं किया गया है। तो स्टेट्स को भी तो ये चाहिए कि अगर सेंटर कोई सपोर्ट दे रहा है तो यू ऑल्सो हैव योर ओन पॉलिसी एंड यू आर बूस्टिंग, यू आर ट्राइंग टू गिव सपोर्ट टू योर ओन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन योर स्टेट। कि आप अपने राज्य में, जैसे हिमाचल में जो भी चीज हम उगाते हैं, ग्रो करते हैं या उत्पादन करते हैं जो भी, उसमें भी तो हमें ये देखना है कि हम इजीली उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए या एक्सपोर्ट कर पाए। सो वी मस्ट हैव एवरी स्टेट मस्ट go and finalize their policy and release or launch them। फिर देखो वे अहेड क्या हो सकता है, यहां पे देखो कि इस पॉलिसी को बनाना इज सर्टेनली इज वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप्स जो इंडिया ने लिया है। किस चीज में? अगर हमें एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी कंट्री में लॉजिस्टिकल इश्यूज होंगे तो वो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका ग्रो नहीं कर सकता, या फिर कह लो ग्रो करेगा भी तो वो बहुत स्लो, बहुत ही धीरे ग्रो करेगा। दैट कैन नॉट बी अ गुड ग्रोथ, देयर कैन नॉट बी अ गुड ग्रोथ। तो अगर आप जो है इजी पूरा सप्लाई चेन कर देते हो कि रॉ मटेरियल से लेके पूरा एक्सपोर्ट करने तक चेन जो है वो स्मूथ है, लॉजिस्टिकल इश्यूज जो हैं वो नहीं है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में आसानी मिलेगी। वी कैन ऑल्सो बिकम द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। साथ साथ एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स जो है वो क्या इंक्रीज करती है, एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स को, उसके मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करती है, और सबसे बड़ी बात कि हमें एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाती है फॉर फॉरेन या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। इस चीज को ये इस एंगल से या पर्सपेक्टिव से समझो कि जब भी आपके कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट जो है वो अर्न करना दिखेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि आसान है यहाँ पे।
So they will be ready, they will be more inclined to invest in your economy, and that will also lead to more investment, more inflow of foreign capital into your domestic economy. That will bring more foreign exchange, that will bring more US dollars, that will also be beneficial for the domestic manufacturing, right? So these are certain things which are, you know, of importance from your exam perspective with respect to the new national logistics policy, right? चलिए, so आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले जो आपके फ्री इनिशिएटिव्स हैं, पेड इनिशिएटिव्स आपको दिख रहे हैं हमारे पीछे, है ना? आई होप आपने टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, राइट? सो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. अंटिल देन यू ऑल स्टे सेफ, स्टडी वेल, जय हिंद एंड बाय.